आज डीएनए में हम एक ऐसे रहस्य का विश्लेषण करेंगे जो आधुनिक दुनिया के ठीक बगल में समय के चक्र से बिल्कुल बाहर मौजूद है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आज भी पाषाण युग जैसी जिंदगी जी जाती है, जहां के लोगों ने कभी बाहरी दुनिया को देखा तक नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से हिस्से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। यह द्वीप सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित टाइम कैप्सूल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और सभ्यता के असली मायने क्या हैं। ये वो जगह है जहां आज भी गूगल मैप्स और सैटेलाइट की नजरें तो पहुंच सकती हैं, लेकिन इंसान के कदम नहीं। ये द्वीप अपने अंदर इतने गहरे राज छिपाए हुए है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें भी इसके सामने हार मान चुकी हैं। इस द्वीप का आकर्षण इसके रहस्य में ही छिपा है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। यहां रहने वाले आदिवासियों, जिन्हें सेंटिनली कहा जाता है, ने हजारों सालों से बाहरी दुनिया से खुद को अलग रखा है। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने द्वीप पर कदम रखने की इजाजत नहीं देते। उनकी भाषा क्या है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनके रीति रिवाज क्या हैं, ये सब कुछ आज भी एक गहरा राज है। जब भी किसी ने इस द्वीप के करीब जाने की हिम्मत की, उसका स्वागत तीरों की बौछार से हुआ। यह द्वीप हमें यह याद दिलाता है कि इस धरती पर आज भी ऐसी जगहें हैं जहां आधुनिकता की हवा नहीं पहुंची है और जहां प्रकृति अपने मूल स्वरूप में मौजूद है। कल्पना कीजिए कि आज जब हम 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसी पृथ्वी पर एक समुदाय ऐसा भी है जो आग जलाने के लिए भी शायद पत्थरों का इस्तेमाल करता हो। वे शिकार करके अपना पेट भरते हैं और उनके लिए आसमान में उड़ता हवाई जहाज किसी दूसरे ग्रह से आई चीज जैसा होगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट नहीं, बल्कि जीती जागती सच्चाई है। यह द्वीप उन लोगों का घर है जो अपनी शर्तों पर जीते हैं और अपनी दुनिया में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करते। उनका यह अलगाव ही उनकी पहचान है और शायद उनके अस्तित्व की गारंटी भी। यह कहानी है जिद की, स्वाभिमान की और प्रकृति के साथ संतुलन की। इस द्वीप की कहानी सिर्फ आदिवासियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी सभ्यता पर भी एक सवाल खड़ा करती है। क्या हमारा विकास का मॉडल ही एकमात्र सही मॉडल है? क्या हमें यह अधिकार है कि हम किसी की हजारों साल पुरानी जीवन शैली में दखल दें? भारत सरकार ने इस द्वीप को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है और यहां जाना सख्त मना है। यह फैसला सिर्फ उन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे शरीर के साधारण से कीटाणु भी उनके लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। आज हम इसी रहस्यमयी द्वीप के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्यों यह जगह दुनिया की सबसे खतरनाक और अनोखी जगहों में से एक है। अब हम आपको बताते हैं कि यह रहस्यमयी द्वीप आखिर है कहां। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मुंबई के एक छोटे से उपनगर के बराबर होगा। लेकिन आकार में छोटा होने के बावजूद यह द्वीप अपने घने जंगलों, खतरनाक मूंगे की चट्टानों और रहस्यमयी निवासियों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। इसके किनारों पर मौजूद नुकीली और छिपी हुई मूंगे की चट्टानें किसी भी बड़ी नाव को द्वीप तक आसानी से पहुंचने नहीं देती। इस द्वीप की प्रसिद्धि का कारण यहाँ के लोग हैं, जिन्होंने बाहरी दुनिया से संपर्क को पूरी तरह से नकार दिया है। यह दुनिया के उन अंतिम स्थानों में से एक है जहां आधुनिक सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भूगोल ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। द्वीप का घना जंगल इतना अभेद्य है कि ऊपर से देखने पर भी यह पता लगाना मुश्किल है कि अंदर क्या है। यहाँ कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जिससे जहाजों का लंगर डालना लगभग असंभव हो जाता है। यही भौगोलिक संरचना सेंटिनली लोगों के लिए एक प्राकृतिक किले का काम करती है, जो उन्हें हजारों सालों से बाहरी खतरों से बचाती आ रही है।
यही वजह है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति यहां पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे इन आदिवासियों के तीरों का सामना करना पड़ता है। यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह के बाकी हिस्सों से अलग थलग पड़ता है। इसके आसपास कोई दूसरा बसा हुआ द्वीप नहीं है, जिससे इसका अलगाव और भी बढ़ जाता है। 2004 में जब हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी आई थी तो पूरी दुनिया को लगा था कि शायद सेंटिनली जनजाति खत्म हो गई होगी। लेकिन सुनामी के कुछ दिनों बाद जब भारतीय तटरक्षक बल ने हेलीकॉप्टर से इलाके का सर्वेक्षण किया तो एक आदिवासी जंगल से बाहर निकलकर आया और उसने हेलीकॉप्टर पर तीर चलाने की कोशिश की। यह इस बात का संकेत था कि वे न केवल जीवित हैं बल्कि अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए आज भी उतने ही दृढ़ हैं। इस घटना ने दुनिया को चकित कर दिया था। इसकी प्रसिद्धि का एक और कारण है इसका रहस्यमयी होना। दुनिया भर के मानव विज्ञानी, शोधकर्ता और रोमांच के शौकीन इस द्वीप के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन यहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। सरकार ने भी इस द्वीप के चारों ओर 5 समुद्री मील यानी लगभग 9 किलोमीटर का एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया है, जिसे पार करना गैर कानूनी है। यह प्रसिद्ध एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह दुनिया का ध्यान इस अनोखी जनजाति के संरक्षण की ओर खींचती है तो दूसरी तरफ यह कुछ लोगों को नियम तोड़ने और वहां जाने के लिए उकसाती भी है, जैसा कि हमने अतीत में देखा है। यह द्वीप वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद एक अनमोल धरोहर है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन हैं ये लोग जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। इन्हें सेंटिनली कहा जाता है और माना जाता है कि वे उन पहले मनुष्यों के वंशज हैं जो अफ्रीका से बाहर निकले थे। अनुमान है कि वे पिछले 60,000 वर्षों से इस द्वीप पर रह रहे हैं। यह अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। इसका मतलब है कि जब दुनिया में खेती का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब से वे इसी द्वीप पर मौजूद हैं। उनकी सटीक जनसंख्या के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि कभी कोई जनगणना नहीं हो पाई है। अनुमानों के अनुसार उनकी संख्या 50 से लेकर 400 के बीच कुछ भी हो सकती है। वे आज भी एक शिकारी संग्राहक जीवन जीते हैं। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। वे जंगल से फल, कंदमूल और शहद इकट्ठा करते हैं और समुद्र से मछलियां, केकड़े और कछुए पकड़ते हैं। वे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए धनुष, बाण और भाले जैसे आदिम हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। उनके औजार पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें धातु का ज्ञान नहीं है, सिवाय उस लोहे के जो उन्हें कभी कभार समुद्र तट पर टूटे फूटे जहाजों के मलबे से मिल जाता है। वे इस लोहे को पीट कर अपने तीरों के सिरे बनाते हैं। उनकी झोपड़ियां पत्तियों और शाखाओं से बनी होती हैं, जो उन्हें बारिश और धूप से बचाती है। उनका पूरा जीवन इसी छोटे से द्वीप के संसाधनों के आसपास घूमता है। सेंटिनली लोगों की भाषा और संस्कृति दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है। उनकी भाषा क्या है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक किसी भी बाहरी व्यक्ति से उनका संवाद स्थापित नहीं हो पाया है। भाषाविदों का अनुमान है कि उनकी भाषा अंडमान की दूसरी जनजातियों जैसे ओंगे या जारवा की भाषाओं से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन यह भी सिर्फ एक अनुमान है। उनकी संस्कृति, उनके विश्वास, उनके रीति रिवाज सब कुछ घने जंगलों के पीछे छिपा है। क्या वे किसी देवता की पूजा करते हैं? उनके समाज का ढांचा कैसा है? शादी ब्याह और अंतिम संस्कार की रस्में कैसी होती हैं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसे बाहर से सिर्फ देखा गया है, समझा कभी नहीं गया। उनका बाहरी दुनिया के प्रति व्यवहार हमेशा आक्रामक रहा है। वे किसी भी अजनबी को एक खतरे के रूप में देखते हैं। यह आक्रामकता शायद उनके अतीत के बुरे अनुभवों का नतीजा हो सकती है, जब बाहरी लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। यह भी संभव है कि यह उनकी अपनी संस्कृति का हिस्सा हो, जहां वे अपनी जमीन और पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। वे नहीं जानते कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है और शायद जानना भी नहीं चाहते। वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं और किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इंसान प्रकृति के साथ बिना किसी आधुनिक तकनीक के भी सामंजस्य बनाकर रह सकता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार आखिर क्यों किसी को भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की इजाजत नहीं देती? इसके पीछे बहुत ठोस और महत्वपूर्ण कारण है।
सरकार ने इस द्वीप पर जाने के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत इस द्वीप पर जाना या इसके 5 समुद्री मील के दायरे में प्रवेश करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि एक सोची समझी नीति का हिस्सा है, जिसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सेंटिनली जनजाति का संरक्षण। ये लोग हजारों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग रहे हैं। इस कारण उनके शरीर में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई है। हमारे लिए जो सर्दी जुकाम जैसी एक सामान्य बीमारी है, वह उनके लिए जानलेवा महामारी बन सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी बाहरी लोग ऐसी अलग थलग रहने वाली जनजातियों के संपर्क में आए हैं, तो बीमारियों के कारण उनकी पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सेंटिनली लोगों का हश्र भी ऐसा न हो। उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जीने का पूरा अधिकार है, और सरकार इसी अधिकार की रक्षा कर रही है। दूसरा बड़ा कारण है बाहरी लोगों की अपनी सुरक्षा। जैसा कि हमने बार बार बताया है, सेंटिनली लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति का स्वागत नहीं करते। वे हर अजनबी को एक खतरे के तौर पर देखते हैं और तुरंत तीरों और भालों से हमला कर देते हैं। अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां द्वीप के बहुत करीब जाने वाले मछुआरों या शोधकर्ताओं की जान चली गई। सरकार किसी भी नागरिक की जान को इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहती। इसलिए यह पाबंदी सेंटिनली लोगों के साथ साथ उन लोगों की भी रक्षा करती है जो अज्ञानता या रोमांच के कारण वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक तरह से दोनों पक्षों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। इस नीति को आइज ऑन हैंड्स ऑफ यानी नजर रखो पर हाथ मत लगाओ की नीति कहा जाता है। इसका मतलब है कि सरकार दूर से उन पर नजर रखती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी भी तरह का सीधा हस्तक्षेप नहीं करती। 2004 की सुनामी के बाद हेलीकॉप्टर से निगरानी करना इसी नीति का एक उदाहरण था। सरकार का मानना है कि सेंटिनली लोगों को यह तय करने का पूरा हक है कि वे बाहरी दुनिया से संपर्क करना चाहते हैं या नहीं। जब तक वे खुद इसके लिए तैयार नहीं होते, तब तक किसी को भी उन्हें मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला मानवाधिकारों और एक प्राचीन संस्कृति के सम्मान पर आधारित है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ बाहरी दुनिया के संपर्क का इतिहास सच कहें तो टकराव और गलतफहमियों से भरा पड़ा है। 19वीं सदी के अंत में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब पहली बार इस द्वीप के साथ एक व्यवस्थित संपर्क की कोशिश की गई। 1880 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन एक बड़ी टुकड़ी के साथ द्वीप पर उतरे। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्हें एक बुजुर्ग दंपत्ति और कुछ बच्चे मिले, जिन्हें वे जबरन पोर्ट ब्लेयर ले आए। यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। नई दुनिया के कीटाणुओं और माहौल के संपर्क में आते ही वे सभी बीमार पड़ गए और बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। घबराकर ब्रिटिश अधिकारियों ने बच्चों को ढेर सारे उपहारों के साथ वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इस घटना ने शायद सेंटिनली लोगों के मन में बाहरी लोगों के प्रति हमेशा के लिए डर और नफरत भर दी। इसके बाद कई दशकों तक इस द्वीप को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1967 से भारत सरकार ने मानव विज्ञानी T.N. पंडित के नेतृत्व में संपर्क स्थापित करने के प्रयास शुरू किए। ये प्रयास दशकों तक चले। भारतीय टीम नावों में द्वीप के पास जाती और सेंटिनली लोगों के लिए नारियल, बर्तन और लोहे के टुकड़े जैसे उपहार छोड़कर आती थी। शुरुआत में आदिवासी जंगल में छिप जाते थे या तीरों से हमला करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उपहार स्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि वे अब भी किसी को अपनी जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं देते थे। यह एक बहुत धीमी और धैर्य की परीक्षा लेने वाली प्रक्रिया थी। एक महत्वपूर्ण मोड़ 1991 में आया, जब दशकों के प्रयास के बाद पहली बार एक शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित हुआ। T.N. पंडित और उनकी टीम जब द्वीप के पास पहुंची, तो सेंटिनली लोग बिना हथियारों के किनारे पर आए और उन्होंने सीधे हाथ से नारियल स्वीकार किए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था।
कुछ लोग तो पानी में उतरकर नाव के पास भी आ गए। ऐसा लगा कि शायद अब बर्फ पिघल रही है, लेकिन यह शांतिपूर्ण संपर्क ज्यादा समय तक नहीं चला। कुछ मुलाकातों के बाद सेंटिनली लोगों का व्यवहार फिर से अप्रत्याशित हो गया। कभी वे दोस्ताना होते तो कभी आक्रामक। उनकी इस अप्रत्याशितता को देखते हुए और बीमारियों के खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने 1997 में संपर्क स्थापित करने के इन सभी कार्यक्रमों को बंद करने का फैसला किया। संपर्क की कोशिशों का एक और दुखद अध्याय 2006 में लिखा गया, जब दो भारतीय मछुआरे सुंदरराज और पंडित तिवारी अपनी नाव का लंगर टूटने के बाद बहकर द्वीप के किनारे पहुंच गए। वे रात में सो रहे थे जब उनकी नाव द्वीप पर जा लगी। सेंटिनली आदिवासियों ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला। जब भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर उनके शवों को लाने के लिए गया तो आदिवासियों ने उस पर भी तीरों की बौछार कर दी, जिसके कारण हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। उन मछुआरों के शव आज तक बरामद नहीं हो पाए हैं। यह घटना एक बार फिर इस बात की पुष्टि करती है कि सेंटिनली लोग अपनी जमीन पर किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। हाल के वर्षों में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से जुड़ी सबसे चर्चित और दुखद घटना अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ की है। 26 साल का चाउ एक ईसाई धर्म प्रचारक था जो सेंटिनली लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताना चाहता था। वह मानता था कि यह उसका ईश्वरीय कर्तव्य है कि वह उन तक यीशु का संदेश पहुंचाए। नवंबर 2018 में उसने अवैध रूप से स्थानीय मछुआरों की मदद ली और सभी कानूनों को तोड़ते हुए द्वीप पर पहुंचने की कोशिश की। वह अपने साथ एक बाइबल, कुछ उपहार जैसे कैंची, सेफ्टी पिन और एक फुटबॉल लेकर गया था। उसका यह कदम एक बहुत बड़ा जोखिम था, जिसके परिणाम के बारे में उसे शायद अंदाजा नहीं था। अपनी डायरी में, जो बाद में बरामद हुई, चाउ ने अपनी पहली मुलाकातों का जिक्र किया है। जब वह पहली बार कश्ती में द्वीप के पास पहुंचा तो कुछ आदिवासी किनारे पर आए। उसने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्हें उपहार दिए, लेकिन वे गुस्से में थे और उस पर चिल्ला रहे थे। चाउ ने लिखा है कि एक छोटे बच्चे ने उस पर तीर चलाया जो उसकी बाइबल में जा लगा। इस घटना के बाद वह डरकर वापस अपनी मुख्य नाव पर लौट आया, लेकिन अपने मिशन को लेकर उसका जुनून इतना ज्यादा था कि उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी डायरी में लिखा, प्रभु, क्या यह द्वीप शैतान का आखिरी गढ़ है जहां किसी ने आपका नाम तक नहीं सुना? अगले दिन 16 नवंबर 2018 को वह फिर से द्वीप पर गया, इस बार अकेले। उसने मछुआरों को कहा था कि वे दूर से उस पर नजर रखें। मछुआरों ने बाद में बताया कि उन्होंने देखा कि सेंटिनली आदिवासियों ने चाउ पर तीरों से हमला किया और फिर उसके शरीर को घसीट कर ले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने चाउ के शव को समुद्र तट पर दफनाते हुए देखा। घबराकर मछुआरे वहां से भाग गए और पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। इस घटना ने एक बार फिर से इस द्वीप के खतरों और यहां जाने पर लगी पाबंदी की अहमियत को उजागर कर दिया। जॉन एलन चाउ की मौत ने कई नैतिक सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने उसे एक शहीद के रूप में देखा जो अपने विश्वास के लिए मारा गया। वहीं अधिकांश लोगों ने उसके कदम को एक गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण हरकत बताया। उसने न केवल अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि उसने उन आदिवासियों की जान को भी गंभीर खतरे में डाल दिया था। वह अपने साथ ऐसे कीटाणु ले जा सकता था जो पूरी जनजाति को खत्म कर सकते थे। भारत सरकार ने चाउ के शव को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के आक्रामक रवैये और सबूतों को नष्ट करने के जोखिम को देखते हुए इस प्रयास को छोड़ दिया गया। जॉन एलन चाउ की कहानी एक चेतावनी है कि कुछ सीमाओं का सम्मान करना ही मानवता के हित में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में कुछ ऐसे तथ्य और कहानियां हैं जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती। एक दिलचस्प तथ्य आग के उपयोग से जुड़ा है। कई मानव विज्ञानियों का मानना है कि सेंटिनली लोग शायद खुद से आग जलाना नहीं जानते। वे आग का उपयोग तो करते हैं, लेकिन वे इसे बनाते नहीं, बल्कि सहेज कर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कभी जंगल में बिजली गिरने से आग लगती है, तो वे उस आग की चिंगारी को सुलगती हुई लकड़ियों या अंगारों के रूप में मिट्टी के बर्तनों में सहेज लेते हैं और उसे बुझने नहीं देते।
यह दिखाता है कि वे कितने सरल और प्राकृतिक तरीकों से अपना जीवन जीते हैं। एक और कम झात कहानी 1981 की है, जब प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज द्वीप के पास मूंगे की चट्टानों पर फंस गया था। जहाज का चालक दल कई दिनों तक फंसा रहा। इस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ छोटे कद के काले रंग के लोग जो धनुष बाण और भाले लिए हुए थे, किनारे पर इकट्ठा हो रहे थे और नावें बना रहे थे। चालक दल ने तुरंत मदद के लिए रेडियो संदेश भेजा। खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में देरी हुई, लेकिन इससे पहले कि आदिवासी उन तक पहुंच पाते, एक हेलीकॉप्टर ने आकर चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। वह जहाज, प्रिमरोज का जंग लगा हुआ ढांचा आज भी गूगल अर्थ पर द्वीप के किनारे पर देखा जा सकता है, जो उस घटना की याद दिलाता है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि सेंटिनली लोगों के बारे में माना जाता है कि वे नेग्रिटो समुदाय के हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले कुछ सबसे पुराने मानव समूहों में से हैं। उनकी शारीरिक बनावट, जैसे छोटा कद, घुंघराले बाल और गहरी त्वचा, अफ्रीका के पिग्मी लोगों से मिलती जुलती है। यह इस सिद्धांत को बल देता है कि वे उन पहले इंसानों के सीधे वंशज हैं, जो लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट करके इस रास्ते से गुजरे थे। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जीन और संस्कृति को हजारों सालों तक बाहरी दुनिया के प्रभाव से पूरी तरह से बचाकर रखा है। वे वास्तव में मानव इतिहास की एक जीवित खिड़की हैं। एक और दिलचस्प बात उनके भोजन से जुड़ी है। समुद्र के किनारे रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि वे बड़ी मछलियों का शिकार करने की तकनीक नहीं जानते। वे ज्यादातर उथले पानी में पाई जाने वाली छोटी मछलियों, केकड़ों और मोलस्क को पकड़ते हैं। दूर से किए गए अवलोकनों से पता चलता है कि उनकी नावें, जिन्हें कैनू कहा जाता है, बहुत संकरी होती है और केवल द्वीप के चारों ओर के शांत उथले पानी में ही चलाने लायक होती है। वे खुले समुद्र में जाने का जोखिम नहीं उठाते। यह उनकी जीवन शैली की सादगी को दर्शाता है, जहां वे केवल उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हैं जो आसानी से उपलब्ध हों और अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं है, बल्कि यह मानव विज्ञान के लिए एक अनमोल खजाना है। इस द्वीप और यहां के लोगों को एक जीवित जीवाश्म के रूप में देखा जा सकता है। यह हमें यह समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि आधुनिक सभ्यता और तकनीक के बिना मानव समाज कैसे विकसित हो सकता है। सेंटिनली लोग हमें दिखाते हैं कि पाषाण युग में हमारे पूर्वज कैसे रहते होंगे। उनका सामाजिक ढांचा, उनके रिश्ते, उनके जीवित रहने के तरीके, यह सब कुछ मानव विकास की कहानी के एक खोए हुए अध्याय की तरह है। इसलिए उन्हें परेशान किए बिना उनका संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह द्वीप जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि सेंटिनली लोग हजारों सालों से बाहरी दुनिया से अलग रहे हैं, इसलिए उनका जीन पूल पूरी तरह से शुद्ध और अनूठा माना जाता है। उनके डीएनए का अध्ययन करने से मानव प्रवास के उन प्राचीन मार्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जिनके बारे में हम आज केवल अनुमान लगाते हैं। इससे यह पता चल सकता है कि अफ्रीका से निकलने के बाद मनुष्य कैसे पूरी दुनिया में फैले। हालांकि नैतिक कारणों से और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भी अध्ययन वर्तमान में संभव नहीं है। उनकी जान की कीमत किसी भी वैज्ञानिक जानकारी से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा सेंटिनली लोगों की भाषा भी भाषा विज्ञानियों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य और आकर्षण का केंद्र है। यह दुनिया की उन कुछ भाषाओं में से एक हो सकती है जो किसी भी अन्य ज्ञात भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। यह एक लैंग्वेज आइसोलेट हो सकती है। यदि कभी इस भाषा को समझना संभव हुआ तो इससे मानव मस्तिष्क और भाषा के विकास के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। यह पता चल सकता है कि हजारों साल पहले जब मनुष्य ने पहली बार बोलना शुरू किया तो भाषाएं कैसी थीं, लेकिन जब तक उनसे संपर्क स्थापित नहीं होता, यह भाषा एक अनसुलझी पहेली ही बनी रहेगी, जो शायद उनके साथ ही विलुप्त हो जाएगी। यह द्वीप हमें आधुनिक समाज पर भी पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। हम विकास, प्रगति और सफलता को पैसे, तकनीक और भौतिक सुख सुविधाओं से मापते हैं, लेकिन सेंटिनली लोग हमें दिखाते हैं कि खुशी और संतोष का एक और तरीका भी हो सकता है। वे कम संसाधनों में प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में एक आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं।
उनके पास कोई तनाव नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है और शायद कोई ऐसी बीमारियां भी नहीं हैं जो आज हमारी आधुनिक जीवन शैली की देन है। उनका अस्तित्व हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हमने विकास की दौड़ में कुछ बहुत कीमती खो दिया है। अब हम विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसके निवासियों का भविष्य क्या है। वर्तमान में भारत सरकार की नो कॉन्टैक्ट नीति ही उनके संरक्षण का एकमात्र और सबसे प्रभावी तरीका है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि उन्हें बाहरी बीमारियों और हस्तक्षेप से बचाया जा सके, लेकिन भविष्य में कई चुनौतियां हैं। अवैध शिकारियों और मछुआरों का खतरा हमेशा बना रहता है, जो लालच में आकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से इस छोटे से द्वीप के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस जनजाति के संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की नहीं, बल्कि पूरे विश्व समुदाय की है। हमें यह समझना होगा कि सेंटिनली लोग किसी म्यूजियम में रखी वस्तु नहीं है, बल्कि वे भी इंसान हैं जिन्हें अपनी शर्तों पर जीने का पूरा अधिकार है। उनका अलगाव में रहने का फैसला उनकी अपनी इच्छा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। उनके भविष्य के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही होना चाहिए। हमारा काम केवल यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बाहरी ताकत उनके इस अधिकार को छीन न सके। उन्हें बचाना मानवता को बचाने जैसा है, हमारी अपनी विविधता को बचाने जैसा है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या वे हमेशा ऐसे ही अलग थलग रह पाएंगे। दुनिया छोटी होती जा रही है और तकनीक की पहुंच हर जगह बढ़ रही है। हो सकता है कि एक दिन वे खुद ही बाहरी दुनिया से संपर्क करने का फैसला करें, या हो सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा या बीमारी उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दे। उस स्थिति के लिए हमें तैयार रहना होगा, लेकिन यह तैयारी बहुत संवेदनशील और सम्मानजनक होनी चाहिए। किसी भी संपर्क की पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए, हमारी तरफ से नहीं। तब तक दूर से उनकी निगरानी करना और उनकी स्वायत्तता का सम्मान करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अंत में, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें सहिष्णुता, सम्मान और विनम्रता सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ग्रह पर हम अकेले नहीं हैं और हमारे जीने का तरीका ही एकमात्र सही तरीका नहीं है। यह द्वीप मानव सभ्यता की अद्भुत विविधता का प्रतीक है। जब तक सेंटिनली लोग अपने द्वीप पर स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, तब तक हम यह कह सकते हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी कुछ रहस्य, कुछ जादू और कुछ पवित्रता बची हुई है। उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति सबसे बड़ी ताकत है और हमें उसके नियम